देखिए, मेरा नाम अब्दुल्ला है और मैं इस शहर में तकरीबन 40-45 साल से, मेरा ख़ास ज़्यादा ही हो गया, रह रहा हूँ। तो मेरे बहुत सारे चेहरे जो हैं जाने पहचाने हैं और कुछ लोग मुझे भी जानते हैं। जो नहीं जानते होंगे वो प्रोग्राम के एंड तक जान जाएंगे, इसलिए मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। मेरे ज़िम्मे एक काम ये है कि यहाँ 2 लिटरेरी पर्सनालिटीज़ हैं जिनको मुझे इंट्रोड्यूस करना है। किसी भी बड़े आदमी का इंट्रोडक्शन बहुत मुश्किल काम होता है और नारंग साहब तो बहुत बड़े आदमी, और ये फिल्म देखने के बाद मैंने जो कुछ भी सोचा था मुझे कुछ और कहना पड़ेगा। किसी ने कुछ दिन पहले एक बात कही थी कि जिस तरह से अमेरिका नई दुनिया का मेल्टिंग पॉट है, उसी तरह से हिंदुस्तान पुरानी दुनिया का मेल्टिंग पॉट रहा है। और इसका मतलब ये हुआ कि पुराने हिंदुस्तान में जगह जगह से भांत भांत के लोग आए। वो अपने साथ अपना रहन सहन, अपना खाना पीना, अपने रीत रिवाज, अपनी बोलचाल लेके आए। और जो लोग पहले से मौजूद थे उनके मिलन से, बल्कि सदियों के मेलजोल से एक नई तहजीब ने जन्म लिया, जिसे हम नॉर्दर्न इंडिया के बेल्ट में गंगा जमुनी तहजीब कहते हैं। और जैसा नारंग साहब कह रहे थे कि उस तहजीब की सोल जो है, रूह, वो हिंद आर्याई है, इंडो एरियन, और उसके बदन पे तरह तरह के रंग फैले हुए हैं। और रंग ऐसे हैं कि वो एक दूसरे को एक्सेंचुएट भी करते हैं, लेकिन कलेक्टिवली जो उनकी एक बड़ा सूदिंग इफेक्ट पैदा करते हैं। और हर तहजीब की कल्चरल एक्सप्रेशन की एक ज़बान होती है, तो गंगा जमुनी तहजीब के कल्चरल एक्सप्रेशन की ज़बान उर्दू, जिसे अमीर खुसरू ने हिंदवी कहा था। मेरे ज़माने के मुझ जैसे लोग उसे हिंदुस्तानी कहते हैं। वो हिंदी की, नारंग साहब ने जैसा फरमाया, एक बहन है। अब नारंग साहब का जन्म बलूचिस्तान के एक खत्री घराने में हुआ। पार्टीशन ने इनकी जन्मभूमि ले ली, दिल्ली ने इन्हें गोद लिया और ये गंगा जमुनी तहजीब में रंग गए। और उस तहजीब को जो ज़बान थी, उससे उनको ऐसा इश्क हुआ कि जो उम्र के साथ साथ और बढ़ता ही जा रहा है। और मैं मनोरमा जी को, इनकी पतिव्रता है कि उन्होंने सौतन को सौतन नहीं समझा अभी तक। और इस ज़बान की उन्होंने इतनी सेवा की कि इस तपस्या के कारण उस ज़बान के वो एक देवता बन गए। नारंग साहब एक देवता बन गए। उन्होंने बहुत चीज़ों में काम किया, लेकिन जो इनका मेन काम है वो है तनकीद या क्रिटिसिज्म। और क्रिटिसिज्म को इन्होंने एक तरीके से क्रिएटिव प्रोसेस दिया, तख्लीकी रवैया दिया। और यही उनका बड़ा कारनामा है, जिसकी वजह से इतना इनरिचमेंट किया उर्दू क्रिटिसिज्म को कि आज उर्दू जो है शायद दुनिया की दूसरी ज़बानों से आंख मिला के देख सकती है, और हिंदुस्तान की बहुत सी ज़बानें रश करती हैं उर्दू का, जो क्रिटिसिज्म का लिटरेचर इतना इनरिचमेंट हुआ उसका। तो नारंग साहब वैसे सिर्फ एक स्कॉलर ही नहीं, बड़े अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर रहे। जामिया मिल्लिया इस्लामिया के कायम मुकाम वाइस चांसलर रह चुके, साहित्य अकेडमी के प्रेसिडेंट थे। और इन्हें दुनिया में कोई जगह नहीं जहाँ उर्दू या हिंदी बोलने वाले लोग हों, उन्हें कोई इनाम न मिला हो। पाकिस्तान गवर्नमेंट ने इन्हें जो सबसे बड़ा लिटरेरी अवार्ड वो दिया। यूरोप में, मिडिल ईस्ट में, कनाडा में, अमेरिका में, हर जगह अवार्ड मिले। भारत सरकार ने इन्हें पहले पद्मश्री दिया, फिर अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने पद्म भूषण दे दिया। कुछ दिन के बाद वो शायद पद्म विभूषण बहरकर ये एक आज उनकी यहाँ मौजूदगी, वैसे किसी भी महफिल में नारंग साहब की मौजूदगी एक बड़े इज्जत और इफ्तिखार की बात होती है, लेकिन आज यहाँ पे इसलिए भी इसकी अहमियत ज़्यादा है कि जो किताब है सुरेंद्र साहब की, उसका उन्होंने फॉरवर्ड लिखा है। और पिछले बरस गालिब पर ख़ुद इनका 700 पेजेस की किताब आई है, जिन्होंने गालिब को रीडिस्कवर किया है और गालिब को एक रीइंटरप्रिटेशन, और उसमें इन्होंने शायद पहली बार जाहिर किया है कि गालिब के यहाँ शून्यता, जो बुद्धिस्ट फ़िलासफ़ी का कोर, या हमारे माया का जो वेदांतिक फ़िलासफ़ी, ये तमाम कॉन्सेप्ट जो है
साथ साथ लगे हुए हैं गालिब के यहाँ। तो मैं बड़े इज्जत और एहतराम से आइए हम सब वेलकम करते हैं ए लिविंग लिटरेरी लेजेंड प्रोफेसर गोपी चंद नारंग। मेरे ख्याल से दैट विल बी बेटर। हाँ, मैं आ जाता हूँ। अभी उस फिल्म में एक साहब कोई पाकिस्तान में कमेंट कर रहे थे कि नारंग साहब जब पाकिस्तान आते हैं तो पाकिस्तानियों को उर्दू सिखा देते। मुश्तबा हुसैन साहब दिल्ली में रहते हैं, उन्होंने एक जगह लिखा कि नारंग साहब जब बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि एक पूरी उर्दू तहजीब बोल रही है। तो मैं प्रोफेसर गोपी चंद नारंग साहब दरख्वास्त कर तशरीफ़ लाइए और अपने चंद कलमात से हमें नवाजें। प्रोफेसर नारंग। दोस्तों, चाहिए अच्छों को जितना चाहिए, चाहिए अच्छों को जितना चाहिए, ये अगर चाहें तो फिर क्या चाहिए। Whatever Abdullah Sahab has said, or whatever Guldar Sahab was saying, or Meem Afzal, or Rajiv ji, or other अच्छा लोग, please don't believe it. I am also still, though I am 84, still I am in search of that person. Who is Gopi Chand Narang? I do not know myself. I was born in Balochistan. My mother tongue is Saraiki. My father spoke Pashto and Balochi. And my love is Urdu. Since the time I was young, I had a pull कि क्या इसमें कशिश है, क्या इसमें दिल फरेबी है, क्या इसमें हुस्न है, क्या इसमें ऐसी अदा है। तो गालिब ने कहा है बलाए जान है, जान की बला बन जाती। गालिब उसकी हर बात, इबारत क्या, इशारत क्या, अदा क्या, उस सिंपल वर्ड्स, प्रोनाउन, उसमें कितने मीनिंग। जैसे धनक में, रेनबो में
7 रंग होते हैं, लेकिन हमें एक रंग नजर आता है। उर्दू में भी, उर्दू कहिए, हिंदुस्तानी कहिए, अमीर खुसरो की रेख्ता कहिए, इसने घाट घाट का पानी पिया। जड़ें इसकी इंडिक हैं, जैसे आपने सुना, लेकिन अरबी, फारसी, तुर्की, यूरोपियन लैंग्वेजेस, अंग्रेजी, इसका दामन तरह तरह के फूलों से भरा हुआ है। लैंग्वेज इज ए कंस्ट्रक्ट ऑफ कल्चर। India, since centuries, has a composite culture. As language is a construct of culture, culture too is a construct of language. And so is poetry. All countries in the history of mankind, nations are not recognized or known by the names of the kings. Scores upon scores. Nations are recognized by their great minds, by their great artifacts. The British, the English nation is known by Shakespeare. Germans are known by Goethe. So is Dante. So is Kalidasa. But the Mughal India is known by 3 things. These things, the cultural heroes or the cultural signs, become icons. Mughal India is known by the Taj Mahal. Nobody will deny it. Urdu creation of Mughal India. Mughal India is known by Urdu, not by Persian. अजीब बात है कि नहीं? Court language till the time of Ghalib was Persian. Nonetheless, the creative mind of India was expressing itself in this hybrid language, mixed language. Taj Mahal, Urdu Zaban. And when you mention Urdu Zaban, Urdu is not complete without Ghalib. Taj Mahal, Urdu, Ghalib. Ghalib wrote his poetry in a very strange language. He was writing in Urdu, thinking in Persian. It's a very difficult poet. Difficult is an easy word. It's a complex poet, enigmatic, dense. Would you believe it? Those of you who do not know the roots of Urdu, that Ghalib throughout his life was rejected by his contemporaries and also the court, Bahadur Shah Zafar. कहते थे कि इनका लिखा ये आप समझे या खुदा समझे।
और गालिब खुद कहते हैं, ज़बस मुश्किल है कलाम मेरा ऐ दिल। यस, आई एग्री, माई पोएट्री इज डिफिकल्ट। सुन सुन के इसे सुखनवरान जाहिल, the ignorant poets, when they listened to me. But after his marriage, when he came to Delhi and became friends with the luminaries of Delhi and the court, he changed the word jahil, ignorant, stupids. He changed it to Sokhar Manane, Kamil. सुन सुन के मेरा कलाम सुखनवरान कामिल। These masters, आसान कहने की करते हैं फरमाइश। फरमाइश करते हैं कि आसान शेर कहा करो ताकि हम भी समझ सकें आपके दोस्त। Then Ghalib says, Goyam, it's a Persian language, but very easy. अब तो नमी दानम आप सुनते हैं, जानम आप सुनते हैं, दे आर पर्शियन वर्ड्स। गोयम मुश्किल, इफ आई से व्हाट आई वांट टू से फ्रॉम माई इनर सेल्फ, इट्स मुश्किल, इम्पॉसिबल। वगर ना गोयम, और अगर इन लोगों की वजह से मैं उस स्टाइल को छोड़ देता हूं, अपने कॉम्प्लेक्स या जो भी मेरे इनर क्रिएटिविटी है, जो मेरा अर्ज है, टू बी इन ट्यून विद द एग्जिस्टेंस एंड टू सी द ट्रूथ इन द लाइट ऑफ माई ओन फेल्ट एक्सपीरियंस, जिस पर बुद्ध जोर देता था। नो टीचिंग वर्क। Creativity is not a play of conscious mind only. It is equally a play of the unconscious. In a mysterious way, there is an interplay of conscious and unconscious. So Ghalib मजबूर है ऐसा शेर कहने में जिसको लोग कहें कि ये आप समझे या खुदा समझे। गोयम मुश्किल, वगर ना गोयम मुश्किल। आसान कहता हूं तो मरता हूं कि मैं अपनी नजरों में जलील हो जाता हूं, गिर जाता हूं, और मुश्किल कहता हूं तो मरता हूं कि जमाना मुझे रिजेक्ट करता है। दोस्तों, जो कुछ मेरे बारे में कहा गया वो तो मैंने आपसे रिक्वेस्ट कहा है, उसको भूल जाइए। और गालिब के बारे में तो जब भी मैं सोचता हूं या लिखता हूं या पढ़ता हूं या बोलता हूं, मैं अंदर से डरता हूं, डरता हूं। क्योंकि जरूरी नहीं कि जिस गालिब को मैं समझाऊं उसको सब समझते हो। कुछ शायर होते हैं पॉपुलर पोएट्स, दे आर कॉमन प्लेस पोएट्स, सिंपल माइंडेड पोएट्स, सब लोग उनको पसंद करते। कुछ होते हैं जिनको सिर्फ सफिस्टिकेटेड लोग अप्रिशिएट करते हैं। गालिब ऐसा कमबख्त है कि उसको आम लोग भी पसंद करते हैं और उसको पढ़े लिखे खास लोग, सफिस्टिकेटेड लोग पसंद। ये सब खेल शुरू हुआ आफ्टर 50 years आफ्टर हिज डेथ। जिंदगी के आखिर में भी जो गजल पढ़ी है उसमें भी ये कहा है, पानी से सक गजीदा डरे जिस तरह सक, कुत्ते का काटा हुआ जिस तरह पानी से डरता है,
डरता हूं आईने से। आई डोंट गो टू द मिरर टू लुक एट माई फेस। पानी, कुत्ते का काटा पानी से डरता। मैं शीशे के सामने नहीं जाता, मर्दम गुजीदा कि मैं आदमी का काटा हुआ हूं। ये मरने से 1 साल पहले का शेर। ऐसे शायर को सुरेंद्र देवर जी से शेर सुनिए। पूछते हैं वो कि गालिब कौन है। ऐसा नहीं कि आसान नहीं कहते, आसान भी कहते हैं, मगर उसमें लेयर्स अपॉन लेयर्स अपनी। पूछते हैं वो कि गालिब कौन है, कोई बतलाओ कि हम बतलाएं क्या। डंडी मार गया ना कि आई एम इनडिस्क्राइबेबल। जो आदमी अपने को डिस्क्राइब नहीं कर सकता, उसको मैं क्या डिस्क्राइब करूं। पूछते हैं वो कि देवल कौन है, कोई बतलाओ कि हम बतलाएं क्या। मेरी तो इनसे जान पहचान भी नहीं, कैसे मैं इनका आशिक हो गया। बेदिल कहता है कि बाहर कमाल अंदर की आशुफ्तगी खुश अस्त। हर कमाल के साथ आप सब लोग एक्सीलेंस अपने अपने एरिया में रखते हैं, थोड़ा सा पागलपन भी चाहिए। हर चंद अक्ल कुल शुदई, मानते हैं कि आप सारी दुनिया की अक्ल आपके पास आ गई है, फिर भी बेजुनू मबाश, थोड़ा सा पागलपन भी रहने दो। सिर्फ अक्ल से काम नहीं चलता। तो मैं भी उन जुनूनियों में से हूं। गालिब और सुरेंद्र देवर, और फिर गालिब का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करूं। जैसे मैं कह रहा था कि इज आइकॉन ऑफ मुगल इंडिया। हमारे पास कालिदास है, हमारे पास कबीर है, हमारे पास सूरदास है, हमारे पास तुलसीदास है। आशना मुझसे बेहतर जानती है कैसा कैसा हमारे पास शायर है। और फिर साउथ इंडियन पोइट्री के शायर है, फिर तुकाराम है, बाबा फरीद है, बुल्ले शाह है, शाह हुसैन है, गुरु नानक है, सब कवि। लेकिन कोई इसमें एग्जैजरेशन ना समझिए, कोई शायर इतना कोट नहीं किया जाता जितना ये दीवाना गालिब, जो अपने लाइफ में हर बदनामी, हर बेइज्जती जिसने बर्दाश्त की। और कहता है कि होगा कोई ऐसा भी जो गालिब को ना जाने। शायर तो वो अच्छा है, पर बदनाम बहुत है। So a statement and an anti-statement. He constructs and he deconstructs. Whatever truth, whatever obvious, he says, his poetry says, the obvious has made us blind. वो बात जो क्वांटम फिजिक्स ने ट्रेडिशनल फिजिक्स के साथ किया, गालिब ने 18th सेंचुरी में वो अपने जमाने की पोएट्री के साथ की। He challenged every given truth. He said, the reality is not only this what we see. It's far beyond. तारे दिन में नजर नहीं आते तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि तारे गायब हो गए। वो तो हैं, हमारी आंखें नहीं देख सकती। क्या पता कितनी दुनियाएं और हैं। तो गालिब्स वर्ल्ड इज सो वास्ट एंड सो वेरिड
that his poetry does not fit into any one category. और ऐसे शख्स के बारे में और उसके ट्रांसलेशन के बारे में कुछ मिनटों में बोलना, मैं माफी चाहूंगा, वेल नाई इम्पॉसिबल है। तो आज आपकी जो भी एक्सपेक्टेशंस मुझसे अच्छे लोगों की तारीफ सुन के हुई होंगी, प्लीज उन एक्सपेक्टेशंस के पूरा होने की कोई उम्मीद नहीं। और आई विल बी एबल टू बेयरली स्क्रैच द सरफेस ऑफ द सब्जेक्ट। मैं बता रहा था, देवल साहब से तो मेरी मुलाकात भी नहीं। सिर्फ 2 साल पहले जब मैं आया, एक जलसे में ऐसे ही सरसरी सी मुलाकात, कुछ ईमेल, कुछ टेलीफोन। लेकिन इस दीवाने शख्स ने गालिब जैसे चैलेंज को कैसे कबूल किया? जब मैंने इनका ट्रांसलेशन पढ़ा तो मैं हैरान रह गया कि एक शख्स जिसने जिंदगी अपनी वर्ल्ड बैंक में गुजारी, जिसका कोई ताल्लुक उर्दू एकेडमिक से, उर्दू की पोएटिक रिवायत से या स्कॉलरली रिवायत से नहीं, गालिब भारी पत्थर था, चूब कर छोड़ा। बहुत लोगों ने इस भारी पत्थर को उठाने की कोशिश की, चूम कर। There are scores of translations of Ghalib in English. उसमें लंदन यूनिवर्सिटी के राल्फ रशल भी हैं, अलीगढ़ के खुर्शीदुल इस्लाम भी हैं, जर्मनी की बहुत बड़ी स्कॉलर जिनकी मैं बहुत इज्जत करता था, एना मैरी शिमिल भी है, रशियन स्कॉलर प्रिकारिना भी है, और कैसे कैसे लोगों ने, यूसुफ हुसैन खान, the pro vice chancellor of Aligarh Muslim University, nobody has succeeded. अंग्रेजी तर्जमा गालिब के आसान शेरों का भी मजाक उड़ाते। तो इस शख्स ने इस मुश्किल काम को क्यों हाथ में लिया? ये तो मेरे लिए तो एक भेद है, उसको यही खोलेंगे। मैंने तो ये देखा, इन्होंने वर्स ट्रांसलेशन नहीं किया, बहुत अच्छा किया। इन्होंने लिटरल ट्रांसलेशन नहीं किया, बहुत अच्छा किया, वरना बर्बाद हो जाते। इन्होंने आसान अमेरिकन इडियम में, और जैसे एजरा पाउंड को इन्होंने कोट किया, इफ देयर इज फ्लो आई गिव इट डैम टू द मीटर, सो देयर इज फ्लो एज यू विल रीड। गालिब की एसेंस को इन्होंने कैप्चर किया, और उस एसेंस को इन्होंने अपने इडियम में अपने रीडर तक पहुंचाया। और दीवान जो करंट दीवान है, उससे इनके पढ़ने वाले अगर उनको ये अट्रैक्ट कर सके, मेरा ख्याल है कि आज तक कोई दूसरा तर्जुमा इतना कामयाब नहीं हुआ। He has dwelled deep into Ghalib and has struck a chord with the core of Ghalib's creativity. He believes in the inner transformation and ecstasy of poetry. And as a translator, he has succeeded in revealing or being in touch or in communication with the magical word of Ghalib. Magical कैसे है? थोड़ा सा समय बचा तो मैं अर्ज करूंगा। With the magical word of Ghalib's charm and his joy and his zest for life, Ghalib comes through alive and pulsating
in his rendering. He has succeeded where others have failed. मैं सिर्फ अपने ट्रांसलेशंस तो ये खुद सुनाएंगे, एक दो मिसालें सिर्फ. गालिब about his own style है और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे. अब तो गालिब पर फिल्में भी बन गई, सीरियल भी बन गए. इंटरेस्ट इन हिज पोएट्री स्टार्टेड ग्रोइंग इन द 20th century. जब सोहराब मोती ने पहली फिल्म बनाई, फिर गुलजार का सीरियल, और फिर गजल गायकी. सहगल, बेगम अख्तर, जगजीत सिंह, मेहदी हसन, यू नेम इट. किसने गालिब को नहीं गाया? मुश्किल शेरों को भी, और उन मुश्किल शेरों का भी पूरा माने, लोग समझें या ना समझें, मजा सब लेते हैं. ये क्या मैजिक है? मैंने बंगालियों को जितना आपको मालूम है, बंगाली अपनी बंगाली भाषा के बारे में समझते हैं, इट्स बेटर देन फ्रेंच ऑन दिस साइड ऑफ द सुएज. वो पागल है गालिब. कोई भाषा नहीं है हिंदुस्तान जिसमें गालिब ट्रांसलेट. उर्दू में जितनी किताबें उर्दू और हिंदी में गालिब पर लिखी गई है, किसी कवि पर नहीं लिखी. और खुद गालिब कहता है, पूछते हैं वो कि वो कौन है. उर्दू गजल जानर मेरे पास टाइम नहीं है, एक अजीब और गरीब जानर है. जिस तरह कहते हैं ना, ब्रीविटी इज द सोल ऑफ विट, द इकोनॉमी ऑफ एफर्ट ऑफ वर्ड्स इज द मैजिक ऑफ गजल. मामूली प्रोनाउन, हम कहते हैं ना लव पोएट्री है. मैं अभी आपको एक दो एग्जाम्पल्स देखो. लव पोएट्री ऑपरेट्स एट बोथ फिजिकल एंड मेटाफिजिकल लेवल्स. और सोचने वाला हैरान हो जाता है. कहते हैं वो हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे. कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां. और भैया और क्या है बताओ ना हमें. कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां. ही इज डिफरेंट, ही इज यूनिक. एक जगह कहा है, शायर तो बहुत है हिंदुस्तान में, तो ईंट उठाओ गजल का शायर मिलता है. अब हिंदी में गजल लिखी जाती है, गुजराती में, कश्मीरी में, पंजाबी में, बंगाली में, तमिल में, तेलुगु में, हर भाषा में गजल लिखी जाती है. और गालिब कहते हैं देयर इज अ क्राउड ऑफ पोएट्स, कॉमन प्लेस पोएट्स, ऑर्डिनरी पोएट्स, सिंपल माइंड, जो एक ही जाम से मस्त है. यानी एक ही तरह की पोएट्री लिखी, सब ट्रेडिशनल, जिसमें कोई रस नहीं, कोई चार्म नहीं. मुझे टाइम बताइए. जब मैंने तो अभी शुरू ही नहीं किया. अब्दुल्ला साहब, आपको हक है, मुझे रोक दीजिएगा. I don't want to deprive you of the lunch. There is a sumptuous lunch arranged for you. Nonetheless, कहते हैं बहुत क्राउड है शेर कहने वालों, कोई कमी नहीं. साले एक ही जाम से मस्त. कुछ कमबख्त ऐसे भी हैं कि माशूक की आंखों की खूबसूरती को भी जाम में मिला देते. वन कैटेगरी बैठ. आखिर में कहा है, व्हाट ए चैलेंज. मशो मुनकिर के शायरान दरी कौम, डू नॉट डिनाई द ग्रेटनेस ऑफ सच पोएट्स.
इशारा अपनी तरफ है। वराए शायरी अब्दुल्ला साहब चीजें दिगर अस्त। आनंद साहब शायरी से हटके, शायरी से भी ऊपर, शायरी से भी परे उनकी शायरी में कुछ कैरिस्मा होता है, कोई जादू होता है। अब गालिब किस तरह वो जादू पैदा करते हैं, उसको समझना, उसको बताना, उसको कम्युनिकेट करना। अनलेस आप हर तरह के पोल्यूशन से बच के अपने इनर सेल्फ में डूब के पोएट्री को एंजॉय करना सीखें और ऐसे शायरों के साथ कम्युनिकेट करें जैसे नानक है, जैसे कबीर है, फरीद है, बुल्ले शाह, गालिब है। देन you will know what the magic of poetry is. यानी आपको अंदर तक हिला के रख देते हैं शायद। And after you had a company with them and you read them and enjoy them and communicate with them, you feel something has transformed inside you. गालिब की मशहूर बहुत गजल है, इनका ट्रांसलेशन बता रहा हूं। आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। अब ये कहते हैं, इट टेक्स ए लॉन्ग टाइम फॉर माई ग्रून्स आह एंड मोन्स to show some result. I cannot live long enough to conquer your tresses. गेसू तो आ गए, जुल्फें तो आ गई, महबूब का चेहरा तो आ गया, मगर गजल में फेमिनिन जेंडर नहीं है। आप पूछेंगे क्यों? ट्रांसलेशन में तो आएगा फेमिनिन जेंडर, इंग्लिश में तो आप लिख नहीं सकते ही माशूक के लिए, अगर जब ऐसे लोग भी पैदा हो गए। और जो प्रोनाउन है इस तरह के जानर में, तू, तेरी, इस पर ध्यान दीजिएगा। आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। हो सकता है हिंदुस्तान में कोई शख्स मोदी जी की सरकार में मंत्री होना चाहता और उसने बड़ी कोशिश की हो, आरएसएस में बड़ी सिफारिशें पहुंचाई हों और उसको कहा गया हो हाँ हाँ करेंगे करेंगे, वक्त आएगा। शेर सुनिए, आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। एवरी जनरेशन रीड्स गालिब on the horizons of its own expectations. Each couplet, though it appears it is love poetry, it is equally mystical poetry. It's equally metaphysical poetry. It's equally political poetry. और इसी गजल के शेर हैं, हमने माना कि तगाफुल न करोगे, ये तो हम मानते हैं कि तुम गफलत नहीं करोगे, अटेंड तो जरूर करोगे हमारी रिक्वेस्ट, मगर खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। जब तक हमारी आवाज ऐ ईश्वर, ऐ परमात्मा तेरे तक पहुंचेगी, ऐ खुदा, उस वक्त तक हम मिट्टी में मिल चुके होंगे। इतना भी नहीं, एक ही गजल में किस तरह से, बहुत सी ऐसी मिसालें हैं, मगर मैंने आपको इनका एक ट्रांसलेशन सुनाया, तो इस तरह इन्होंने कपलेट बाई कपलेट
हर कपलेट में एक कहानी है जिसको इन्होंने बहुत ही रीडेबल तरीके से और बहुत पोएटिक सेंसिबिलिटी के साथ अपने रीडर के दिल में उतार दिया. सो इफ इट क्लिक्स, हु नोज. Fitzgerald's translation of Umar Khayyam, Umar Khayyam's rubais, is not literal. Fitzgerald created his own Umar Khayyam. But nonetheless, Umar Khayyam became Umar Khayyam after Fitzgerald translation. So let's hope this translation succeeds. In the same ghazal, यक नजर बेश नहीं, प्योरली मेटाफिजिकल. फुर्सत हस्ती गालिब, गर्मी बज़्म है, एक रक़्स शरर होने तक. दिस लाइफ स्पैन इज ओनली एज मच एज द डांस ऑफ ए स्पार्क. और आखिरी शेर, गम हस्ती का असद, किससे हो जुज़ मर्ग इलाज. हस्ती के दुख का, सफरिंग का कोई इलाज नहीं. मौत को गालिब मौत नहीं कहता. जैसे मैंने आपको, हर रिसीव्ड ट्रूथ को वो बदल देता है. जैसे बच्चे टॉप चलाते हैं, स्पिन करते हैं लट्टू को, गालिब मीनिंग को स्पिन करता है और आप देखते रह जाते हैं. क्या कहता है, गम हस्ती का असद किससे हो जुज़ मर्ग इलाज. शमा हर रंग में जलती है शरर होने तक. जब तक जिंदगी है उसमें निशात है, उसमें जाय है, उसमें हिम्मत है, उसमें हौसला है, उसमें सफरिंग भी है. गालिब का कमाल और इनके तर्जुमों ने जो असेंस को गालिब की कैप्चर किया है, उसकी खूबी यही है कि गालिब की प्रोफंडिटी जो है वो जिंदगी पर और जिंदगी के निशात जाए पर, न सिर्फ जिंदगी, द होल एग्जिस्टेंस आपकी हिम्मत और आपके हौसले को बढ़ा देती और एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जहां आप हार मान ही नहीं सकते. मैं स्किप करता हूं. नाउ आई मूव टूवर्ड्स द क्लोज. गालिब कहते हैं, जिंदगी अपनी जब इस शक्ल से गुजरी, गालिब जिंदगी अपनी जब इस शक्ल से गुजरी गालिब, हम भी क्या याद करेंगे कि खुदा रखते थे. तुम कहते हो खुदा है, खुदा है तो उसने हमें पैदा किया, तो जिंदगी इस तरह की जिंदगी गुजारने पर मजबूर क्यों किया. देवल कहते हैं, गालिब द मैनर इन विच, look at the simple translation, I have lived my life makes me feel that I had no God taking care of me. अब इसमें जो एसाइड्स हैं, गालिब ने जिस तरह से चैलेंज किया है खुदा को, और ब्रेटन रशल कहता है, बहुत ये लोग बाद के, गालिब इज 18th century, early, passes away 19th century. न था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता. जब कुछ भी नहीं था तो आप सब लोग कहते हो कि खुदा तो था. फिर कहता है, न होता कुछ तो खुदा होता. दूसरी लाइन अब देखें, क्या कमाल का, क्या मैजिकल वर्ड्स यूज करता है. तो सिंपल वर्ड्स हैं. डबोया मुझको होने ने, न होता मैं तो क्या होता. लुक एट द पोलिटिकल लॉजिक. मुझको इस डबोने, इस एग्जिस्टेंस, इस बीइंग ने डबो दिया. आदमी बना के मुझे जमीन पर उतार दिया. कमबख्त, तो मुझे वहीं रखता तो मैं खुदा होता.
he denies all faiths, all dogmas. Each verse is filled with the spirit of inquiry. All given truths in society, what have become our prejudices. The more civilized we are, the more prejudiced we are, the more narrow we are. All of us, the civilization, the society plays the game of power, greed, lust, status in society. एक लतीफ़ा नहीं है, सच्चा वाक्य है. After the Second World War, there was one German soldier, one English, both are sitting in London pub. When they became tipsy, मजे की बातें करने लगे. तो जर्मन ने कहा, we had tanks, we had planes, we had submarines, we are fired with a mission and zeal. We conquered Belgium in 1 hour. We trampled France in 2 days. And we did this. We wonder, your country, England, it's like a peanut on the globe. How come you defeated us? The English said, simple. German asked, what? He said, everywhere, जहां भी हम धावा बोलते थे, हमला करते थे, उससे पहले हम प्रेयर करते थे. जर्मन ने कहा, प्रेयर तो हम भी करते थे. तो इंग्लिश ने पूछा, किस जबान में प्रेयर करते थे? जर्मन ने कहा, ऑफ कोर्स, अपनी जबान जर्मनी में. तो उसने कहा, तुझे किस बेवकूफ ने कहा है कि खुदा जर्मन जानता? तो गालिब सेज, वी हैव क्रिएटेड गॉड्स. जो जर्मन जानता है वो अंग्रेजी नहीं जानता, जो अंग्रेजी जानता है वो हिब्रू नहीं जानता, जो हिब्रू जानता है वो अरबी नहीं जानता, जो अरबी जानता है वो संस्कृत नहीं जानता, जो संस्कृत जानता है वो चाइनीज नहीं जानता. एंड यू से द गॉड इज वन. Ghalib's poetry emphasizes that this humanity is an organic unity. This universe, and he says again and again, it's a universe, it's not multiverse. And whatever you see and whatever you do not see, it is all the same. और जब गदर हुआ और सारे मुसलमान पकड़े जा रहे थे, फांसी चढ़ाई गई, ये बैठे रहे घर में. अब मैं खत्म कर रहा हूं. सार्जेंट ने आके पकड़ लिया when the British occupied Delhi again, and Bahadur Shah was taken to Rangoon. Ghalib ne kaha, wait a minute, let me pick up my correspondence with Queen Victoria. And they put on his cap, which you see Nasiruddin Shah wearing the exaggerated cap, lambi board, and Joga, his woolen coat. Sergeant, looking at this dress, which was quite different than ordinary Indians wear, Mirza, well, तुम मुसलमान? He says, आधा. आधा. How come? I drink, मैं शराब पीता हूं, सुअर नहीं खाता. जब अंग्रेजों ने पेंशन बंद कर दी गदर के बाद, तो एक दिन मीर मुंशी डिप्टी कलेक्टर इनके घर आए. कहते हैं, एक दिन शराब न पी हो तो गुनाहगार, ना एक दिन आप न पी हो तो काफिर, और एक दिन नमाज न पढ़ी हो तो गुनाहगार. पता नहीं इन पागल अंग्रेजों ने फिर भी मुझे कैसे मुसलमान समझ लिया.
और एक दिन रमज़ान के दिनों में, इट्स अ सेक्रेड मंथ फॉर मुस्लिम्स, ये ऊपर अपने एटेक में उनको चौसर खेलने का शौक, चेस। चांदनी चौक के जौहरी बच्चे आते थे, डायमंड बेचने वाले, ज्वेलरी बेच, पैसा लगाते थे। तो गालिब का कोई सोर्स ऑफ इनकम तो था नहीं, कर्ज की पीते थे मैं, शराब हमेशा उधार पीते थे और समझते थे कि हाँ रंग लाएगी हमारी फाका मस्ती। एक दिन जेल में पहुंच गए। उन जौहरी बच्चों के साथ दोपहर के वक्त रमजान के दिनों में चेस खेल। तो आजुर्दा जो सिटी मजिस्ट्रेट थे, मुफ्ती थे दिल्ली के, वो इनसे मिलने आ गए कोई काम आफ्टरनून। बीवी से पूछा मिर्जा कहाँ है? के ऊपर। तो ऊपर कमरे में पहुंची, देखा चौपड़ बिछी हुई है, शतरंज खेल रहे। पूछा मिर्जा, हमने तो हदीस में पढ़ा है, इन इस्लाम देयर इज स्क्रिप्चर, कुरान एंड हदीस, द सेइंग्स ऑफ द प्रॉफिट आर इक्वली वैलिड। हमने हदीस में सुना है शैतान रमजान के दिनों में बंद रहता है। आज तुमको चौपड़ देखते, चौसर देखते खेल कर मुझे यकीन हो गया कि हदीस गलत है। कह लगे मुफ्ती साहब हदीस गलत नहीं हो सकती, वो कोठरी यही तो है जिसमें शैतान बंद है। कहते हैं खूए आदम दारम, आदम इंसान, हम सब, मैं आदमी की खू रखता हूं, आदम ज़ादा हूं, मैं आदम का बेटा हूं, आशकारा दम जा इस्यामी जना, मैं खुल के गुनाह करता हूं। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। कोई प्रोनाउन नहीं है। इशारा किसकी तरफ है? ये है सजेस्टिविटी, प्योर पोएट्री। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। खुदा का तो तूने पैदा किया और हमारी उमंगों और आरज़ुओं का असबाब ने पैदा किया। या रब, अगर इन करदा गुनाहों की सजा है जो हम करते हैं, कभी कभी हम जो रिलीजन के हुक्म है उनका उल्लंघन करते हैं, उनको रिजेक्ट करते हैं, नाकर्दा गुनाहों की भी हसरत मिले दाद। या रब, अगर इन करदा गुनाहों की सजा है। आखिर में इसी पे ख़त्म करूँगा। खुद गालिब ने फोरकास्ट की थी अपने बारे में कि शराब जब पुरानी हो जाती है, विंटेज, प्रीमियम, तो लोगों को ज़्यादा मज़ा देती है। तो मेरी शायरी की शराब भी जब पुरानी हो जाएगी तब वो सत्यपालानंद को ज़्यादा मज़ा देगी। कुछ लोग इंतज़ार करते रहते हैं। तो गालिब की शराब भी अब 21st सेंचुरी में आके पूरी तरह कहते हैं प्रॉफिटिक तरीके से थे। ज़हूरी, मुग़ल पोइट्स दूसरे, ज़हूरी व उर्फ़ी व तालिब, तीनों बड़े नाम हैं। शाहजहां के ज़माने में, जहांगीर के ज़माने में थे ज़हूरी व उर्फ़ी व तालिब, अपने अपने ज़माने में गालिब, दे डोमिनेट करते। अब ज़हूरी है और न तालिब है, असद उल्ला खान। वाह।